गुर्दे की पथरी बहुत कॉमन सी समस्या है और मुझे लगता है कि एक आदमी या औरत अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी इस प्रॉब्लम से ज़रूर सफ़र करता है। आज के इस वीडियो में मैं अपने पिछले 12 सालों के गुर्दे की पथरी के होम्योपैथिक एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा। मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि गुर्दे की पथरी के कॉमन साइन और सिम्टम क्या है, गुर्दे की पथरी के कौन से साइन और सिम्टम आने के बाद से आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, कितने mm की गुर्दे की पथरी का इलाज आपको नहीं करना चाहिए, गुर्दे की पथरी में वो किस टाइप की पथरियाँ होती हैं जिसको गलती से भी होम्योपैथिक इलाज से सही करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उनको सर्जरी के लिए रिकमेंड कर देना चाहिए। गुर्दे की पथरी में वो कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जो आपको कॉमनली लेने चाहिए जिसकी वजह से गुर्दे की पथरी जल्दी डिसॉल्व हो जाए। और सबसे लास्ट में मैं अपने पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में आपको शेयर करूँगा, कुछ वीडियोज़ के साथ और कुछ एविडेंस के साथ जो गुर्दे की पथरी को मैंने ठीक किया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और यदि आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को बाकी लोगों से शेयर करिए। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह निरामया होम्योपैथी में आपका स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि बर्बेरिस लेने के बावजूद भी गुर्दे की पथरी क्यों नहीं डिसॉल्व होती है और वो कौन सी गलतियां हैं जो कॉमनली एक मरीज करता है गुर्दे की पथरी के इलाज में जिसकी वजह से पथरी सही नहीं होती है। गुर्दे की पथरी के वजह से जो दर्द हो रहा होता है, यदि आप किसी डॉक्टर से उसका इलाज करवाते हैं और दर्द ख़त्म हो जाता है, इसका कहीं ये मतलब नहीं है कि गुर्दे की पथरी ठीक हो गई है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाइए और ये मालूम करने की कोशिश करिए कि वो गुर्दे की पथरी निकल गई है या फिर यूरिन के फ्लो के रास्ते से अलग हो गई है। नॉर्मली गुर्दे की पथरी जब फ्लो के रास्ते से अलग हो जाती है तो उसमें पेन नहीं होता है, तो पेन का ख़त्म हो जाना और गुर्दे की पथरी डिसॉल्व हो जाना ये दोनों अलग अलग हैं। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट में, हम स्टेप बाय स्टेप आपको इसके बारे में बताते रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम उन कारणों के बारे में जिसके वजह से गुर्दे की पथरी बनती है। वो है यूरिन का गाढ़ा होना या कंसंट्रेट होना, यानी कि जब यूरिन की क्वालिटी गड़बड़ होती है इसकी वजह से सेडिमेंटेशन शुरू हो जाते हैं। यूरिन के गाढ़ा होने के कई कारण होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा मेजर कारण है कि आपके खाने पीने में लिक्विड डाइट का कम होना। पानी यदि कम मात्रा में पीते हैं तो यूरिन गाढ़ी होने लगती है, या फिर आप ऐसा पानी पीते हैं जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है तो भी आपको यूरिन गाढ़ा होने की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा कुछ ऐसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं जिसकी वजह से यूरिन गाढ़ा होता है। इसके अलावा ट्यूबुलर जो एसिडोसिस होती है उसमें भी यूरिन का अमाउंट गाढ़ा होने लगता है। तो ये कुछ कॉमन वजह हैं जिसकी वजह से रीनल स्टोन प्रेसिपिटेट करता है, या फिर जो मेजर कॉज बताए गए हैं रीनल स्टोन के लिए। होम्योपैथी में हम ये मानते हैं कि किसी भी आदमी में यदि रिकरेंट स्टोन बन रहे हैं तो उसको हम लोग लिथमिक डायस्टेसिस बोलते हैं, यानी कि यदि आपके अंदर बार बार स्टोन बन रहे हैं तो दैट्स मीन यू आर सफरिंग फ्रॉम लिथमिक डायस्टेसिस। और यदि सर्जरी चाहे किसी भी इलाज के द्वारा आप अपनी गुर्दे की पथरी का इलाज करवा भी लेते हैं तो वो बार बार बनती रहेगी। ऐसे कंडीशन में लिथमिक डायस्टेसिस को केवल होम्योपैथिक दवाइयों से ठीक किया जा सकता है और आपको बार बार स्टोन बनने से रोका जा सकता है। अभी मुश्किल से 3 महीने पहले मेरे कंसल्टेशन में एक महाराष्ट्र से मरीज आए हैं जो कि नासिक में रहते हैं और उनकी पूरी फैमिली में स्टोन बार बार बन रहे हैं। एक लेडी ने पहले भी कंसल्ट किया मुझसे, जिनको मैंने पिछले 3 महीनों में इनकी रीनल स्टोन की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। अब मैं उनका इलाज कर रहा हूँ कि दोबारा स्टोन बनने के फॉर्मेशन को ठीक किया जा सके। उनके फादर इन लॉ हैं जिनको पिछले 20 सालों से रीनल स्टोन बन रहा है और अजीब से इत्तेफाक देखिए कि हर 1 महीने में उन्होंने बताया कि छोटी छोटी पथरियाँ निकलती रहती हैं, यानी कि बनता रहता है निकलता रहता है। दैट्स मीन वो लिथमिक डायस्टेसिस से सफ़र कर रहे हैं। नो डाउट एक पूरी फैमिली जब स्टोन से अफेक्टेड है तो वो जो पानी कंज्यूम कर रहे हैं उसकी भी टेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से स्टोन बन सकते हैं। तो स्टोन बनने के ढेर सारे कारण हैं। हम लोग होम्योपैथी में मानते हैं कि यदि किसी पर्सन के अंदर लिथमिक डायस्टेसिस है तो उसके अंदर रिकरेंट स्टोन बनते रहते हैं, और वो होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम ही एक ऐसी मेडिसिन सिस्टम है जिसके द्वारा हमेशा के लिए ठीक किया जा सकता है, यानी कि यूरिन की क्वालिटी को एक नॉर्मल डाइटरी रूटीन को ठीक करके और दवाइयों के सहारे हमेशा के लिए ठीक किया जा सकता है। करते हैं रीनल स्टोन के साइन और सिम्टम में। काफ़ी कंडीशन में मैंने ये भी देखा है कि रीनल स्टोन में साइन और सिम्टम नहीं आते हैं, लेकिन कुछ में आते हैं। जो कॉमन साइन और सिम्टम है उसमें अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द स्टोन साइन और सिम्टम आते हैं। जैसे
यदि किसी को फ्लैंक में पेन होने लगे, यानी कि पेट के साइड में, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है, तो वो रीनल स्टोन की वजह से हो रहा है। वो पेन नीचे इंग्वाइनल रीजन की तरफ या बैक की तरफ रेडिएट हो रहा हो तो भी वो स्टोन की वजह से हो सकता है। ज़्यादातर स्टोन के केसेज में बर्निंग मिक्चुरेशन यानी पेशाब में जलन होती है, बार बार पेशाब लगती है, कुछ लोगों में नाउजिया की फीलिंग होती है, उल्टी जैसा लगता है, कुछ लोगों में उल्टी होने भी लगती है। बाकी इसके अलावा कुछ लोगों में पेशाब रुक रुक के भी होता है। तो ये कुछ कॉमन साइन और सिम्टम हैं जो रीनल स्टोन में पाए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रीनल स्टोन जहाँ जाके स्टक होता है उसके अकॉर्डिंग भी साइन और सिम्टम चेंज होते हैं। जैसे जो सबसे नैरो पैसेज होता है वो यूवी जंक्शन पे होता है, यानी कि किडनी से लेके यूरेटर जो नीचे की तरफ आती है उसमें यूवी जंक्शन एक ऐसी जगह होती है जहाँ जाके डायमीटर जो होता है वो बहुत नैरो हो जाता है। ज़्यादातर रीनल स्टोन जब ऊपर से कैलिक्स से निकलती हैं किडनी से, वो जाके स्टक कर जाती हैं, यानी कि रुक जाती हैं यूवी जंक्शन पे। और यदि रुक जाती हैं तो फ्लेयर अप ऑफ साइंस और सिम्टम होते हैं, नाउजिया और वोमिटिंग, और इतनी वोमिटिंग होने लगती है एब्डोमिनल पेन के साथ कि मरीज़ बेचैन हो जाता है। तो जब भी आप रीनल स्टोन का ट्रीटमेंट किसी भी डॉक्टर से करवा रहे हैं, खास करके यदि होम्योपैथिक डॉक्टर से करवा रहे हैं, तो उस डॉक्टर को ये मालूम होना चाहिए कि आपको दवाइयाँ कौन सी देनी है। स्टोन को तोड़ने की दवा देनी है या स्टोन को निकालने की दवा देनी है, और उसके साथ साथ प्रिकॉशन आपको ही मेंटेन रखना पड़ेगा। यदि आप प्रिकॉशन नहीं रखते हैं तो नो डाउट स्टोन का इलाज करवाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो केस सर्जिकल कभी भी हो सकता है। तो जो साइन और सिम्टम आते हैं वो यही आते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। इसके अलावा कुछ एसेसरी साइन और सिम्टम भी होते हैं, उसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। टाइप्स ऑफ रीनल स्टोन के बारे में बताना चाहूँगा। ज़्यादातर रीनल स्टोन जो होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट के बने होते हैं, इसलिए खाने में ऐसी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए जिसमें ऑक्सलेट का अमाउंट ज़्यादा है। उसके अलावा कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन होते हैं, यूरिक एसिड के स्टोन होते हैं, ट्रिपल फॉस्फेट के स्टोन होते हैं, ज़ैंथीन के स्टोन होते हैं, सिस्टीन के स्टोन होते हैं। ज़ैंथीन और सिस्टीन के स्टोन रेयर है। इसके अलावा जो मैं रिकमेंड करता हूँ, जिसके बारे में मैंने अभी इनिशियली आपको बताया कि किस तरह के स्टोन का इलाज होम्योपैथी से नहीं करवाना चाहिए, या फिर हो सकता है बाकी लोगों का एक्सपीरियंस इसमें अलग हो। मेरा एक्सपीरियंस मॉर्फोलॉजिकल जो स्टैग हॉर्न स्टोन होते हैं उनको मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ होम्योपैथी में इलाज करवाने के लिए, क्योंकि वो बारहसिंगे के आकार के होते हैं, वो पेल्विस को ट्रैप किए रहते हैं, इतनी बुरी तरह से ट्रैप किए रहते हैं कि वो होम्योपैथिक इलाज के थ्रू, मेरा जो एक्सपीरियंस रहता है, वो नहीं जल्दी सॉल्व होते हैं। तो यदि किसी को बड़ा स्टोन है, यानी कि खास करके 10 mm से बड़े स्टोन है, तो श्योरली उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली होनी चाहिए ये जानने के लिए कि वो स्टैगहॉर्न स्टोन तो नहीं है। और यदि वो स्टैगहॉर्न स्टोन है तो उसको सर्जरी के लिए रिकमेंड कर देना चाहिए। क्यों सर्जरी के लिए इसलिए रिकमेंड कर देना चाहिए कि किसी भी मरीज़ का जब हम रीनल स्टोन का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना है। मरीज़ की किडनी कॉम्प्रोमाइज्ड हो और यदि उसकी किडनी डैमेज हो, ऐसा किसी भी डॉक्टर का एम नहीं होना चाहिए, ना ही मेरा है। तो इसीलिए ऐसे मरीज़ को यदि हम सही एडवाइस दे देते हैं और उसको सही जगह रिकमेंड कर देते हैं, वो भी पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है। तो स्टैगहॉर्न स्टोन को नहीं छेड़ना चाहिए, उसको सर्जरी के लिए रिकमेंड कर देना चाहिए। यदि इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो 90 to 95% केसेस में अल्ट्रासोनोग्राफी चॉइस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन होती है, और इसमें ट्रैक हो जाता है कि स्टोन है। स्टोन कहाँ पे है, कैलिक्स में, अपर कैलिक्स, मिडिल कैलिक्स या लोअर कैलिक्स में, या फिर यूरेटर में, या फिर यूवी जंक्शन पे, या फिर ब्लैडर में। जो स्टोन रेडियो ओपेक होते हैं उनके लिए हम एक्सरे भी रिकमेंड करते हैं। तो दो तरीके हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द केसेज में अल्ट्रासोनोग्राफी इज़ सफिशिएंट फॉर मेकिंग डायग्नोसिस ऑफ रीनल स्टोन। उसी के अकॉर्डिंगली हमारा इलाज भी डिसाइड होता है। यदि वो अपर कैलिक्स में है, एसिम्प्टोमेटिक है, ट्रीटमेंट होम्योपैथी में अलग हो जाता है। यदि वो यूरेटर में है, उसका ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। वो यूवी जंक्शन पे आके फंसा है और प्रोमिनेंट साइन और सिम्टम के साथ है, ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। और यदि वो ब्लैडर में है तो ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। ये भी जानना ज़रूरी है कि मेल की तुलना में फीमेल्स पर्सन में स्टोन का ट्रीटमेंट इजी होता है, क्योंकि उसमें यूरेथ्रा छोटी होती है और स्टोन इजीली पास आउट हो जाता है। प्रिकॉशन के बारे में मैं बार बार बताना चाहूँगा, प्रिकॉशन सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बिना प्रिकॉशन के होम्योपैथिक दवाइयाँ वर्क नहीं करती। ये मेरा पिछले 12 सालों का एक्सपीरियंस है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। ये सबको मालूम होना चाहिए कि रीनल स्टोन के ट्रीटमेंट में हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है।
जो चीज़ें हम लोगों को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, नहीं लेने के लिए बोलते हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पे है ऐसे लोगों को लो सोडियम डाइट पे रहना चाहिए, यानी नमक की मात्रा कम से कम रखनी होती है। दूसरे नंबर पे एनिमल प्रोटीन को मैं मना करवा देता हूँ, किसी भी फॉर्म में नॉनवेज नहीं लेना होता है। क्यों? हमेशा के लिए नहीं मना करता हूँ, जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है आफ्टर देन आप मत लीजिए, उसके बाद आप नॉर्मल तरीके से लेते रहिए, वो भी एक्सेस अमाउंट में नहीं। तीसरे नंबर पे किसी भी तरह के साग को मैं मना कर देता हूँ। चौथे नंबर पे किसी भी तरह का सलाद मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ वो ना लें। टमाटर और बैगन को नहीं खाना होता है। इसके अलावा जो और चीज़ें, ज़्यादातर लोगों ने हमसे पूछा डॉक्टर साहब अल्कोहल लेने से किसी ने बताया है कि वो स्टोन जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं, जबकि ये गलत बात है, एकदम गलत बात है। अल्कोहल लेने से स्टोन का फॉर्मेशन प्रमोट होता है, तो आप अल्कोहल का इंटेक नहीं करेंगे। इसके अलावा चीकू का फल नहीं लेना होता है, अमरूद का फल नहीं लेना होता है। तो ये वो ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना प्रिकॉशंस लिए आप रीनल स्टोन की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। यदि आप सेल्फ मेडिकेशन पे हैं तो भी आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए। जो चीज़ें लेने के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ उसमें जो सबसे पहले नंबर पे है वाटर का इंटेक। ठंडियों में 3.5 लीटर, 3.5 लीटर और गर्मियों में कम से कम 5 लीटर। इतना वाटर का इंटेक आपको करना होगा, क्योंकि जो भी होम्योपैथिक दवा सजेस्ट की जाती है वो स्टोन को निकालने के लिए फ़्लो के सहारे ही डिपेंडेंट है। यदि आप दवा लेते रहेंगे और यदि आप वाटर का इंटेक नहीं करेंगे तो आपके स्टोन डिज़ोल्व नहीं होंगे। यही वजह है जिसकी वजह से इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे बताया कि बर्बेरिस लेने के बावजूद भी लोगों की स्टोन सॉल्व क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो अपने वाटर के इंटेक का ध्यान नहीं देते हैं और बाकी नॉर्मल प्रिकॉशन का ध्यान नहीं देते हैं। वाटर के इंटेक के अलावा जो मैं बाकी लोगों को सजेस्ट करता हूँ उसमें लेमन है, 1 से 2 लेमन डेली। तो ये 2 चीज़ें कंपलसरी मैं मरीजों को कर देता हूँ। इसके अलावा जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको जब भी कभी मिल जाए उसको ले सकते हैं आप। जैसे सिट्रस फूड इसमें ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। मौसम्मी, संतरा, अनानास अच्छा काम करता है। इसके अलावा केला और करेला इस बीमारी में ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मक्का ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जौ का पानी या जौ का अनाज जिसे सत्तू के फॉर्म में भी लोग लेते हैं वो भी इसके लिए फ़ायदेमंद है। अल्कोहल एकदम नहीं लेना होता है। तो ये कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं जो अपनी डाइट में आप इंक्लूड कर लीजिए, तो स्टोन का जो ब्रेक करने का प्रोसीजर है या फिर स्टोन के डिज़ोल्व करने का जो प्रोसीजर होम्योपैथिक दवाइयों से है वो ज़्यादा प्रॉपरली वर्क करता है। पिछले 12 सालों का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जिसके बारे में फाइनली मैंने आपसे बताया। तो सबसे पहले उन दवाइयों के नाम मैं आपको बताऊं जिन दवाइयों से आप घर पे अपना रीनल स्टोन का इलाज कर सकते हैं और कम से कम 5 या 6 mm की स्टोन के लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। पहली जो दवा अच्छा, ऐसे में मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं वो सिम्प्टोमेटिक बेस का ट्रीटमेंट देते हैं और एक मॉडलिटी पे दवाइयाँ चेंज हो जाती हैं। लेकिन फिर भी जब मैं आपको एक कॉमन दवा बताने की बात बोलूँगा तो उसमें ये ध्यान रखना होगा कि मॉडलिटी कॉमन हो और एक जनरल दवा बताई जा सके जिसको सभी लोग ले सकें और अपने स्टोन को डिज़ोल्व कर सकें। तो पहले नंबर पे जो मैं दवा बताऊंगा वो बर्बेरिस वल्गैरिस ही है। बर्बेरिस वल्गैरिस क्यू फॉर्म है, लेकिन ध्यान दीजिएगा उसका लेने का तरीका और प्रिकॉशन। बर्बेरिस वल्गैरिस 20 ड्रॉप आप आधे कप गुनगुने पानी में सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम खाना खाने के बाद यानी आफ्टर मील यदि आप लेते हैं तो ये स्टोन को डिज़ोल्व करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, बशर्ते जो मैंने प्रिकॉशंस बताए उसके साथ। दूसरे नंबर पे जो दवा मैं बताना चाहूँगा वो हाइड्रेंजिया है। हाइड्रेंजिया क्यू 20 ड्रॉप 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में खाना खाने के बाद सुबह, दोपहर, शाम ले सकते हैं। कन्फ्यूज़न न क्रिएट किया जाए तो इन दोनों दवाइयों को आप साथ में 10 मिनट के अंतर पे सुबह, दोपहर, शाम 20-20 बूंद आधे कप पानी में 3 टाइम लेते रहिए। और यदि आपकी पथरी 5 mm या 6 mm के आसपास है तो आप इन दवाइयों के सहारे आप उसे डिज़ोल्व कर सकते हैं बिना किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन के, बशर्ते आप 1 महीने बाद अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवा लीजिए। यदि कोई साइन और सिम्टम आते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। मोस्ट प्रॉब्ली यदि आप प्रिकॉशंस के साथ रहेंगे तो आपको साइन और सिम्टम नहीं आएंगे। तो ज़रूरी चीज़ है कि आप प्रिकॉशंस के साथ इन दोनों दवाइयों को कंज्यूम करिए। 5 mm तक के रीनल स्टोन बिना किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन के आपके ठीक हो जाएंगे। अब बात करते हैं हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में जो पिछले 12 सालों की प्रैक्टिस में मैंने महसूस किया है। इनिशियल 5 ईयर की प्रैक्टिस में रीनल स्टोन के केसेस में मेरा जो अप्रोच रहता था वो था किसी भी तरीके से स्टोन को डिज़ोल्व करना। उसके बाद में अगले 5 सालों में मेरा जो एम रहा वो बड़े स्टोन को डिज़ोल्व करने का रहा। अब की डेट में जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ उसमें मैं ये सोचता हूँ कि कितना जल्दी से जल्दी स्टोन को डिज़ोल्व कर दिया जाए, क्योंकि बड़े स्टोन किडनी को कॉन्टिन्यूसली ख़राब करने की टेंडेंसी रखते हैं और वो ख़राब कर सकते हैं। तो आज की डेट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 0 to 5 mm के स्टोन के लिए मैंने आपको दवा बता दी है। उन दवाइयों को आप लेके ठीक हो सकते हैं। अच्छा,
कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे स्टोन जो होते हैं वो भी निकलने में बहुत दिक्कत करते हैं यदि वो इम्पैक्टेड हो जाएं। मुझे याद है कि एक नेवल ऑफिसर हुआ करते थे, उनके अल्ट्रासोनोग्राफी की रिपोर्ट में बार बार वो 2 mm का स्टोन आता था और वो नहीं सॉल्व हुआ। फेलियर को भी बताना चाहिए, इम्पैक्टेड स्टोन डिज़ोल्व नहीं होते हैं। एक इलाहाबाद में बच्चा रहता जिसका मैंने बहुत दिनों तक इलाज किया, वो नहीं सॉल्व हुआ। तो इससे मैंने कंक्लूजन निकाला कि इम्पैक्टेड स्टोन नहीं सही होता। हाँ, बाकी जो नेवल ऑफिसर थे उनको मैंने सल्फ़र दिया था और आफ्टर देन फिर सेम दवाइयाँ दी थी तो उनका स्टोन डिज़ोल्व हो गया था। इम्पैक्टेड स्टोन का इलाज पॉसिबल नहीं होता है। यदि आपकी अल्ट्रासोनोग्राफी में इम्पैक्टेड स्टोन आ रही है तो आप जो मैंने ऊपर दवाइयाँ बताई हैं उसको लेने की तुलना में ज़्यादा बेटर है, आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। 5 to 10 mm के स्टोन नॉर्मली ठीक करने में 3 महीने का समय लगता है। 3 महीने के टाइम में 10 mm तक के स्टोन विथ प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिकेशन एंड विथ प्रॉपर प्रिकॉशन ठीक हो जाते हैं। इसमें मैं दवाइयाँ इसलिए नहीं बता सकता हूँ क्योंकि सबको सिम्टोमेटिक वैक्स की दवाइयाँ अलग अलग होती हैं और इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ज़्यादा वर्क करती है। तो एक्यूट मेडिसिन के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी देनी पड़ती है सिम्टोमेटिकली। 10 से 15 mm के स्टोन जो होते हैं वो 5 महीने तक डिज़ोल्व हो जाते हैं, 5-6 महीने तक, बशर्ते कंप्लीट। अच्छा, 5-6 महीने का कहीं ये मतलब नहीं है कि वो 6 महीने तक केस खींचेगा। कई केसेज में मैंने देखा कि वो 3 महीने में ही सॉल्व हो जाते हैं, कई बार 2 ही महीने में सॉल्व हो जाते हैं। कई बार हमसे मरीज़ बोलते हैं, डॉक्टर साहब हमारी इस प्रॉब्लम की वजह से आप जल्दी सॉल्व कर दीजिए, अदरवाइज़ मेरा मेडिकल होना है या फिर मुझे बाहर जाना है या फिर मुझे ये मेडिकल इशूज़ है इसकी वजह से। तो ऐसे में मेडिकेशन लेने का तरीका मैं चेंज कर देता हूँ, उनको स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन पर रख देता हूँ और वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। 15 से 20 mm के स्टोन के बारे में बताना चाहूँगा कि जब तक कोई डॉक्टर या होम्योपैथिक डॉक्टर एक्सपीरियंस नहीं है तब तक उसे ऐसे स्टोन को नहीं छूना चाहिए। 10 mm से बड़े स्टोन को एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए कि कहीं वो स्टैग हॉर्न तो नहीं है, यदि है तो सर्जरी के लिए रिकमेंड कर देना चाहिए। 15 से 20 mm के स्टोन में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ एक्यूट मेडिसिन और उसकी फ्रीक्वेंसी जल्दी होनी चाहिए क्योंकि बड़े स्टोन को बहुत लंबे टाइम तक कहीं भी नहीं रखना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा, जो यूरेटर में जाके स्टोन फंस जाते हैं और यदि उसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस होने लगती है तो ऐसे स्टोन को किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर से ठीक करवाना चाहिए। अदरवाइज आप उसके लिए सर्जरी रिकमेंड कर सकते हैं और सर्जरी के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा कि वो किडनी को डैमेज ना करने पाए। अलार्मिंग सिम्टम में यदि किसी का स्टोन की वजह से यूरिन का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, यानी कि पेशाब उसकी नहीं हो रही है और एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों को भी इमीडिएटली सर्जरी के लिए रिकमेंड कर देना चाहिए और सर्जरी करवा लेनी चाहिए। सभी लोगों का स्टोन के बारे में अपना अलग अलग नज़रिया रहा है और मेरा स्टोन का जो अप्रोच है वो इतना ही रहा है जो मैंने अभी आपको शेयर किया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे बाकी लोगों को शेयर करिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि बाकी फर्दर हेल्थ वीडियोस आपको मिलते रहें। दवाइयों को लेने के बाद से या फिर हमारे द्वारा सजेस्ट की गई दवाइयों को लेने के बाद से यदि आपका स्टोन डिज़ोल्व हो जाता तो श्योरली कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। रही बात यदि आप किसी और प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, यदि हमें समय मिला तो श्योरली मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। ज़रूरत यह है कि 5 mm से बड़ी पत्थरियों का सेल्फ मेडिकेशन मत करिए, लेकिन 5 mm की पत्थरियों को आप खुद भी डिसॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ रिपोर्ट्स आपको शेयर करना चाहूँगा जो आप ज़रूर देखिए। जो सबसे बड़ी स्टोन मैंने अब तक डिसॉल्व की है वो 24 mm की थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ये बार बार डिसॉल्व नहीं होती है। तो ऐसे केसेस एक्सेप्शनल होते हैं, वो कभी कभार हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी के ऊपर कि मरीज़ होम्योपैथिक दवाइयों के लिए कितना ससेप्टेबल और रिस्पॉन्सिव है। यदि ऐसा होता है तो ऐसी पत्थरियाँ सॉल्व हो जाती हैं। अदरवाइज 20 mm से बड़ी पत्थरियों के लिए सर्जरी रिकमेंड कर देना चाहिए या फिर किसी बहुत एक्सपर्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से ओपिनियन लेनी चाहिए। स्टोन की एक केस रिकॉर्ड की फाइल है जिसमें रीनल स्टोन, BPH, UTI और या फिर यूरोजेनाइडल के मरीजों के रिकॉर्ड है, जिसमें रीनल स्टोन के जो टोटल केसेस 2021 में आए थे वो 179 आए थे। जो केसेस क्योर्ड हो गए वो 141 थे। स्कैप जो हो गए, जो चले गए, जिनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला वो 14 मरीज़ थे। जो नहीं सही हुए वो 4 मरीज़ थे। मैं बताना चाहूँगा 4 मरीज़ जो नहीं सही हुए थे उसमें से 2 मरीज़ ऐसे थे जिनकी स्टोन 20 mm से ज़्यादा थी और इसीलिए उनको सर्जरी के लिए रिकमेंड किया था क्योंकि हमें डर था कि कहीं उनकी किडनी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। BPH के केसेस 62, खैर रीनल स्टोन से मतलब उसके बारे में बात करते हैं। UTI के लास्ट ईयर 29 केसेस। कई लोगों को लगता है UTI ठीक नहीं होती, होम्योपैथिक इलाज से बहुत अच्छे सही होती, हाँ, लेकिन 29 में से 8 केसेज ऐसे थे जो सेटिस्फेक्शन नहीं मिले, वो चले गए। ये नेहा सानी नाम की बच्ची आई थी जो एक यूरोलॉजिस्ट के पास सर्जरी के लिए गई थी। वहाँ किसी ने उसे बताया कि वो हमसे इलाज करवाए। 11 mm की पथरी थी और मुश्किल से इसको लगा था 7 महीने ठीक होने में, ठीक हो गई है।
उसके अलावा ये सुशीला जी हैं, ये आती हैं बेलीपार साइड से और इनकी भी स्टोन थी 7 mm की, ये 3 महीने में ठीक हो गई। बाकी शाहिद अली आए थे हाटा साइड से, इनको 11 mm की स्टोन थी और मल्टीपल स्टोन थी, बाकी 7 mm, 6 mm, 4 mm, 3 mm। और ये स्टोन अक्टूबर में सारे डिज़ोल्व हो गई, इनका केस बंद कर दिया गया है। इसके अलावा पीयूष कुमार सिंह थे, यूवी जंक्शन पे स्टोन फंसी थी, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी और बाकी छोटी छोटी स्टोन राइट और लेफ़्ट कैलिक्स में भी पड़ी हुई थी। सबसे बड़ी जो स्टोन यूरेटर में फंसी हुई थी वो 7 mm की थी और ऊपर जो स्टोन थी वो 8 mm, 6 mm, 3 mm और बाकी जो राइट साइड में थी वो थी 7 mm और 5 mm की। इस स्टोन के केस को सॉल्व करने में यूवी जंक्शन की वजह से ये भी स्टोन फंसी थी, इनको भी वोमिटिंग और सीवियर पेन हो रहा था। ये डानापार लगवा के 3 दिन से काम चला रहे थे और ये 4 महीने में सही हो गए, जल्दी रिस्पॉन्स हो गया। अदरवाइज़ इतना जल्दी हम भी उम्मीद नहीं कर सकते थे इतनी स्टोन निकल जाएगी। आशा सिंह जी, इनकी भी स्टोन थी लेकिन इनकी छोटी mm थी स्टोन थी, यूरेटर में फंसी थी 5 mm की, ये ज़्यादा परेशान कर रही थी। ये भी केस 3 महीने में सॉल्व हो गया। बाकी ये आशा सिंह, एक दूसरी कोई आशा सिंह थी जिनकी 5 mm, 4 mm और 6 mm की स्टोन थी, ये भी 3 महीने में ठीक हो गई। इस तरह से ढेर सारे ऐसे केसेस हैं जो ठीक हो गए। ज़रूरत यह है कि आपको ये समझना ज़रूरी होता है कि किस केसेस को आपको नहीं लेना है। नहीं लेना है मतलब नहीं लेना, आप उसको रिकमेंड कर दिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सारे केसेस को सही कर लें, लेकिन जो मैंने आपको पहले दवाइयाँ बताई यदि आप उसे लेते रह रहे हैं तो उसे काफ़ी जल्दी आराम मिलता है। थैंक्स अ लॉट। मैं डॉक्टर अब्दुल कुमार सिंह, निरामय होम्योपैथी से। धन्यवाद।